नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति संस्था की सचिव दीपा परियार। आप सभी को जैसे विदित है कि अभिव्यक्ति संस्था 14 फरवरी और 23 अक्टूबर नाटकों का मंचन करती आई है, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम इस बार नाटक का मंचन नहीं कर पा रहे हैं और आप सभी के समक्ष स्वर्गीय दलपत परियार जी की स्मृति में हम एक कहानी का प्रस्तुतिकरण लेकर आ रहे हैं। कहानी है मंटो की काली सलवार, जिसे अभिनीत किया है डॉक्टर नीतू परियार और पूजा जोशी ने। जैसा कि आप सभी को विदित है कि स्वर्गीय दलपत परियार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगमंच को समर्पित कर दिया, और रंगमंच जीवन में व्यक्ति को बहुत कुछ सिखलाता है, आप सभी जानते हैं। रंगमंच के साथ ही उन्होंने कई नाटकों, कविताओं का निर्माण और लेखन किया, जिससे कि उनके व्यक्तित्व को हम भुलाने पर भी भुला नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारी संस्था की कहानी का प्रस्तुतिकरण देखें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे इसके गाहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने के बाइस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला, तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने ही को नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपया पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जबान बोलते थे जो सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर ये लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहेब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जबान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहेब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हराम ज्यादा है, समझा? ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती थी, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंसते थे और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी आए थे। सिर्फ 6, यानी महीने में 2, और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा ना देंगे। न जाने क्या बात थी, इनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कम कहो तो मैं ना लूंगी। तुम्हारी मर्जी हो तो रहो, वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और वो सुल्ताना के यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा
तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी अपनी जेब में से निकालकर सुल्ताना को दे दी। सुल्ताना ने भी चुपके से रख ली और सोचा, चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीनों में, 20 रुपए माहवार तो इस कोठे का किराया था, जिसे मालिक मकान अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पाखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी एक जोर के साथ नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ाए हाजत के लिए पाखाना में गई तो उसकी कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब वो उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। इस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जो ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा तो ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी इस जोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोकोनेन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वो सुल्ताना के पास गया और पूछा, क्या हुआ? ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पाखाना है या क्या है? ये बीच में रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, सोचा कि इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ, मैं तुमसे क्या कहूं। इस बात पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को इस पैखाने के बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है, जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनांचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। वो उसको भगाकर लाहौर ले आया। चूंकि लाहौर में उसे कोई काम न मिला तो उसने उस औरत को पेशे बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो औरत अंबाला में है, तो वो उसकी तलाश में अंबाला आया, जहां उसे सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ज़ईफ़ुल आतिकाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा भागवान है, जिसके आने से इतनी तरक्की हुई है। चुनांचे इस खुश आतिकादी ने खुदा बख्श की वक़्त उसकी नजरों में और भी बढ़ा दी। खुदा बख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की, जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था, इसलिए उसने भी फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा भी बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो धोने का सब सामान लेकर अलहदा उसने अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनांचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वो गोरों के फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतद्दिद गोरों से वाकफियत हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के जरिए से
कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली, घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अंबाला छावनी में सुल्ताना बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएकी न जाने खुदा बख्श के मन में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि वो खुदा बख्श को अपने लिए बहुत ही मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया, बल्कि उसने तो ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ भी सुन चुकी थी। फिर वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह भी थी, जिससे उसे बेहद अकीदत थी। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपए माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्युनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था, ताकि वे शहर में जगह जगह अपने अड्डे ना बनाएं। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी। मगर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और भी बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े हुरूफ में जहां कोयलों की दुकान लिखा था, वहां उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहां शुरफा के खाने का आला इंतजाम है लिखा था, वहां उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाने के सेठ के पास मुलाजिम थी। क्योंकि सेठ साहब को रात के वक्त कारखाने की देखभाल करनी होती थी, तो वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही गाहक थोड़े ही आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही, तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर नहीं आया, तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हमें शहर में आए हुए, पर किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी नहीं कि 1 महीने में कोई शक्ल देखने ही में ना आए। खुदाबख्श को भी ये बात बहुत अरसा से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी, तो उसने कहा, मैं भी कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूं। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि कुछ। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला गाहक था, जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिससे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए माहवार तो
फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदन कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में। यहाँ क्या धरा है, भई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था। चलो वापस वही चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदका समझो। ये कंगनी बेच कर आओ, मैं असबाब वगैरह बांधकर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से ही वापस चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यही वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहां भी वो कोई न कोई असबाब जरूर बना देगा। सुल्ताना चुप ही रही। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। बुच्चे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, मगर करती भी क्या, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही, तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थी, जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी, मगर उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसे बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। वो सारा दिन अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियां काटती, कभी अपने पुराने और फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जल्ले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहरिक इंजनों को घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था, जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थी और हर किस्म के माल और असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था, जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थी। धूप में लोहे की ये पटरियां जब चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन चमकती हुई पटरियों की तरह उभरी रहती थी। उस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलते रहते थे, कभी इधर कभी उधर। इन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता और कदले आसमान के जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता। भाग के बड़े बड़े बादल भी इस शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के साथ घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को, जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो, अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे
अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है, न जाने कहां। फिर एक रोज ऐसा आएगा कि इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा। यूं तो घंटों बेमतलब वो इन रेल की टेढ़ी बाकी पटरियों और ठहरे और चलते इंजनों की तरफ देखती रहती और तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते। जब वो अंबाला में रह रही थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने इन सारी चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठता दिखाई दे रहा है, वो एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते। सुल्ताना को तो बाज औकात ये इंजन सेठ मालूम होते हैं, जो कभी कभी उसके यहाँ अंबाला में आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देख रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बाइस है। चुनांचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदाबख्श से उसने बारहा कहा, देखो, मेरे हाल पे रहम करो, घर में रहा करो। मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कहकर उसकी तशवीह कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अब तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की नई वज़ा की कमीज बनवाई थी, जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी, जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफेद पोस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। उस साड़ी के साथ पहनने के लिए अनवरी काली मखमल का एक जोड़ी जूता लाई थी, जो बहुत नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको उस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास से ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था। ऐसा मालूम होता था कि कोई थोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हस्बे मामूल बाहर था। देर तक वो तली पर गांव तकिया अपने सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब ऊंचाई के बाईस उसकी गर्दन अकड़ सी गई तो बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई और घंटों खड़ी रही। बस
खड़ी ही। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था, इसलिए छिड़काव हो चुका था और गर्दो गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने लगे थे जो ताक झांक करने के बाद अपने घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबो गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसे ललचाई हुई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। कुछ देर तो वो वही रहा, फिर बड़ी फुर्ती से वो ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिलाए गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा। आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की क्या बात थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप कुछ देर तो वहीं रहे, फिर कुछ सोच कर इधर आए। वो आदमी सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां एक औरत खड़ी किसी मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर बेहद पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहे उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से इन तीनों कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा था। वो मुतवस्सित कद का मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थी। कभी कभी उनमें एक अजीब सी चमक पैदा हो जाती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों के पीछे उसके बाल सफेद हो रहे थे। खाकस्ती रंग की गर्म पतलून पहने था। सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से कुछ ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था। ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही फरमाओ। बुलाया तुमने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा। लो, अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे अगर बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई। इसके बावजूद उसे बेइख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं?
यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। ये तो कोई बात ना हुई। आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। तुम भी कुछ न कुछ तो जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आप दोनों झक मारे। मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। और मैं भी वॉलेंटियर नहीं हूँ। वॉलेंटियर ये क्या होते हैं? उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं हूँ। मगर वो आदमी खुदा बख्श, वो जरूर उल्लू का पट्टा है जो तुम्हारे साथ रहता है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास जा रहा है अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर, जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित, मौलवी और मिस्टर जिन्ना भी अगर यहाँ आ जाए तो शरीफ आदमी बन जाए। जाने क्या उटपटांग बातें करते रहते हो। बोलो, रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। जाओ भी। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इसी बाजार से गुजरा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना। मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया। सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतालिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहां की वो खुशहाल थी, तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि सुल्ताना बहुत उदास रहती थी, इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम सारा सारा दिन किधर गायब रहते हो? खुदाबख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किला के पास से आ रहा। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाए। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदाबख्श से वो रूनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन घर से बाहर गायब रहते हो। मैं यहां पिंजरे में कैद रहती हूं, न कहीं जा सकती हूं न आ सकती हूं। मुहर्रम सर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की कि मुझे काली शलवार चाहिए? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं है। कंगनियां थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कर कर बिक गई। अब तुम ही बताओ कि क्या होगा। यूं फकीरों के पीछे मारे मारे कब तक फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहां दिल्ली में भी खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदाबख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत सरमाया तो चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख्त गलती की है, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए करता है।
क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक काली शलवार जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूंगी। सफेद नैनून का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था। ये भी कमीज के साथ काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ शलवार की कसर है, सो तुम किसी ना किसी तरह से पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरी मेरी भक्ति खाओ जो ना लाओ। अब तुम ख्वामखा जोर दिए जा रही हो। मैं कहां से लाऊंगा? अफीम खाने के तो मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज की काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आना गज मिल जाया करती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कुछ हीला करूंगा। ये कहकर खुदाबख्श उठा। लो, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार लिया और सो गए। सुबह हुई, खुदाबख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद नैनून का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का भी काम होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी, जिनमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। किताबें पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। जब वो उठी तो 4 बज चुके थे। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। दफातन उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा कर कर उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिला सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे कि उसका अपना घर है। चुनांचे बड़ी बेतकल्लुफी से पहले रोज की तरह वो गाव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा यहां से जाने को कह सकती हो। मैं ऐसी बातों पर नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशु पंच में गिरफ्तार हो गई। कहने लगी, नहीं, बैठो, तुम्हें जाने के लिए कौन कहता है? तो मेरी शर्तें मंजूर है तुम्हें? शर्तें कैसी? क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं बनी है। छोड़ो इन फिजूलियात को, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात करो कि 2 घड़ी के लिए दिल बहल जाए।
इस दुनिया में दुकानदारी और दुकानदारी ही नहीं है, कुछ और भी है। सुल्ताना ज़हनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वही जो दूसरे चाहते हैं। फिर तुम में और उनमें फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मगर उनमें और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसी कई बातें हैं जो कहनी नहीं चाहिए, सिर्फ समझनी चाहिए। मैं समझ गई। तो कहो, क्या इरादा है? तुम जीते, मैं हारी। पर मैं कहती हूँ, आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, मेरा नाम सुल्ताना ही है। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजीब ऊट पटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना गली वाले कमरे में वापस आए, और जब वो आए तो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे, न जाने क्या। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर, मेरी एक बात मानोगे? पहले बात बताओ। वो तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ। कहो कहो, रुक क्यों गई? वो बात ये है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे टुकड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने काला रंगवाने के लिए दे दिया है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अगर हो सके तो मुझे एक काली शलवार ला दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक ही से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये शलवार मिल जाएगी। ये बस, अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 रुपए के होंगे। मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, उनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? हाँ बाबा, ये लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। इसके बाद अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वायदा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूं। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली शलवार थी, वैसी ही जैसे कि वो मुख्तार के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और उस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस शलवार ने और शंकर की वायदा इफाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए
तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो मुख्तार अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ गौर से देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, मगर ये शलवार ये कब बनवाई? आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नजरें मुख्तार के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कब लिए? आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा।